आज हम सबसे पहले फुटबॉल के उस फलसफे का विश्लेषण करेंगे जिसका कद तो सिर्फ 5 फीट 5 इंच था, लेकिन उसने फुटबॉल की दुनिया के शिखर को भी छुआ और जीवन के अंधकार में भी गोता लगाया। हम फुटबॉल की दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक डिएगो मैराडोना की बात कर रहे हैं और उन्हें द गॉड ऑफ फुटबॉल यानी फुटबॉल का भगवान भी कहा जाता था। इस भगवान ने स्वर्ग और नर्क इसी दुनिया में देख लिए और 60 साल की उम्र में कल उनकी मृत्यु हो गई। मैराडोना एक ऐसा खिलाड़ी था जो गोल भी करता था और गलतियां भी करता था। उसे अपने चौड़े कंधों पर बहुत फख्र था और उसे लगता था कि इन मजबूत कंधों की बदौलत वो किसी से भी दुश्मनी ले सकता है। आज हम आप सबको, खासतौर पर देश के युवाओं को, ये बताएंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो वो मैराडोना से सीख सकते हैं और वो कौन सी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से फुटबॉल के भगवान को भी बुरे दिन देखने पड़े। फुटबॉल के फैंस की भाषा में मैराडोना अमर थे और अमर रहेंगे, लेकिन इस अमरता के साथ ही एक इंसान के तौर पर उनमें वो सारी खूबियां और वो सारी कमियां थीं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती थीं और बाकियों जैसा भी बनाती थीं। सबसे पहले आप मैराडोना का एक वीडियो देखिए जिसमें वो फुटबॉल नहीं खेल रहे बल्कि फुटबॉल से खेल रहे हैं और ये वीडियो देखकर आपको ये भी पता चलेगा कि वो अपने गेम को कितना प्यार करते थे, अपने गेम को कितना एंजॉय करते थे। अब आप सोचिए ये तस्वीर आपको क्या बताती है। यह तस्वीर खेल के प्रति मैराडोना के उत्साह को दिखाती है, उनके उल्लास को दिखाती है, उनकी आज़ादी के एहसास को दिखाती है, उनकी कला और उनकी क्षमता के बारे में भी बताती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो फुटबॉल खेलकर कितने खुश रहते थे और ये जो फुटबॉल है वो कैसे उनके काबू में रहती थी और वो उसे कैसे नचाते थे अपने इशारों पर, वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। मैराडोना ने एक बार कहा था, मैं मैराडोना हूं जो गोल भी करता है और गलतियां भी करता है। मैं सब कुछ झेल सकता हूं, मेरे कंधे इतने चौड़े हैं कि मैं किसी से भी लड़ सकता हूं। ऐसा वो अपने बारे में कहते थे और अपने बारे में सोचते थे। ये मैराडोना की वो बेबाकी थी जिसने उन्हें दूसरे शानदार खिलाड़ियों से अलग भी बनाया और बेहतर भी बनाया। 30 अक्टूबर 1960 को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनो आयर्स में जन्म लेने वाले मैराडोना 15 वर्ष की उम्र से ही प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने लगे थे। 1977 में 16 साल की उम्र में उन्होंने अर्जेंटीना की तरफ से हंगरी के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला और वो ऐसा करने वाले अर्जेंटीना के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। यानी वो बचपन से ही टैलेंटेड थे, प्रतिभाशाली थे। 1982 में उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला और इस टूर्नामेंट में उन्होंने 2 गोल किए। इसी साल वो स्पेन के मशहूर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलने चले गए। तब इसके लिए आज की कीमत के हिसाब से उन्हें 56 करोड़ रुपए की फीस मिली थी। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने 56 करोड़ रुपए की डील की थी। वो न सिर्फ अपने जमाने के सबसे महान फुटबॉलर थे बल्कि सबसे महंगे फुटबॉलर भी थे। लेकिन मैराडोना बार्सिलोना के मैनेजमेंट से खुश नहीं थे और उन्होंने यह क्लब छोड़ दिया। इसके बाद 1984 में वो इटली के एक फुटबॉल क्लब नेपोली के सदस्य बन गए। यह क्लब आर्थिक रूप से बहुत तंगहाल था, पैसा नहीं था इनके पास, लेकिन फिर भी मैराडोना को इसके लिए 77 करोड़ रुपए तब मिले थे। मैराडोना की फीस चुकाने के लिए इस क्लब ने बैंक से लोन लिया था। इस बीच वर्ष 1986 में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ जिसे मैराडोना के देश अर्जेंटीना ने जीत लिया और इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका मैराडोना ने ही निभाई थी, या यूं कह लीजिए कि उन्होंने अकेले अपने दम पर अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिता दिया था। और इस वर्ल्ड कप को मैराडोना द्वारा किए गए 2 सबसे मशहूर गोल्स के लिए हमेशा याद किया जाता है। पहले गोल को हैंड ऑफ गॉड कहा गया और दूसरे को गोल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। उन्होंने ये दोनों गोल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 4 मिनट के अंतराल में इंग्लैंड के खिलाफ किए थे। इनमें से जो पहला गोल था वो उन्होंने अपने सिर से किया था। फुटबॉल में इसे हेडर कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर का इस्तेमाल होता है, लेकिन असल में ये गोल उन्होंने अपने सिर से नहीं बल्कि बाएं हाथ से किया था। लेकिन यह बात रेफरी की नजर में आने से बच गई और यह गोल इंग्लैंड के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। इस मैच के बाद जब मैराडोना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, अ लिटिल फ्रॉम द हेड एंड अ लिटिल फ्रॉम द हैंड ऑफ गॉड। तब से इस गोल को हैंड ऑफ गॉड गोल कहा जाने लगा
आपको भी आज ये गोल जरूर देखना चाहिए, जिसमें मैराडोना का कहना था कि थोड़ा सा मेरा हिस्सा था और थोड़ा सा भगवान का हाथ था। इसके ठीक 4 मिनट के बाद मैराडोना ने एक और चमत्कारिक गोल किया। यह गोल करने के लिए वो अपनी टीम के हाफ से इंग्लैंड के गोल पोस्ट तक दौड़े थे और इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड की टीम के लगभग हर खिलाड़ी को चकाया और बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए उन्होंने यह शानदार गोल किया था और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। यानी मैराडोना ने 4 मिनट के अंदर अपने सबसे अच्छे और अपने सबसे बुरे दोनों रूप दुनिया को दिखा दिए। हैंड ऑफ गॉड गोल, जिसमें उनकी धोखेबाजी छिपी हुई थी, जबकि गोल ऑफ द सेंचुरी दाग कर उन्होंने यह भी बता दिया कि उनकी क्षमता क्या है और वो कैसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। तो 4 मिनट के अंदर इस शानदार खिलाड़ी के दोनों रूप लोगों ने देख लिए और सेंचुरी का सबसे बड़ा गोल भी उन्होंने करके दिखा दिया और भगवान के हाथ वाला गोल भी उन्होंने लोगों को दिखा दिया। इसके बाद उन्होंने इटली के क्लब नेपोली के साथ अपना सफर जारी रखा और यह क्लब इटली के नेपल्स में था, जो उस समय इटली का सबसे पिछड़ा हुआ शहर था और यहां उस जमाने में ड्रग माफियाओं का आतंक हुआ करता था। इस क्लब की हालत बहुत अच्छी नहीं थी और इसे बैक बेंचर्स क्लब कहा जाता था क्योंकि इसमें कोई भी अच्छा खिलाड़ी नहीं था। लेकिन मैराडोना ने आते ही इस क्लब का खेल और इस क्लब की किस्मत दोनों पलट दिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि मैराडोना बहादुर खिलाड़ी थे। वो अक्सर प्रयोग करने से डरते नहीं थे, वो रिस्क लेते थे और उन्हें अपनी क्षमता पर इतना भरोसा था कि वो किसी कमजोर टीम को ज्वाइन करने में भी चूके नहीं और कमजोर से कमजोर टीम में भी जाकर उन्होंने उस टीम को शानदार बना दिया। इतना आत्मविश्वास उनके अंदर था। 1987 में मैराडोना ने इस क्लब को इटली की एक बड़ी चैंपियनशिप जिताई और यह क्लब बड़े बड़े क्लब्स को भी उसके बाद चुनौती देने लगा। इसके बाद भी वो अपने क्लब नेपोली को सफलता दिलाते रहे, लेकिन इसी दौरान उनका जीवन सेंटर हाफ पर आ गया था। आप इसे मैराडोना के जीवन का इंटरवल भी कह सकते हैं क्योंकि यहां से उन्होंने अपने लक्ष्यों तक बढ़ने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन वो चुनौतियों को छका नहीं पाए। 1991 में कोकीन लेने के आरोप में उन पर 15 महीनों का प्रतिबंध लगा दिया गया और उन्हें इटली से वापस लौटना पड़ा। यह पहला ब्रेक लगा उनके करियर में। इसके बाद 1994 में वो फिर से वर्ल्ड कप के लिए मैदान पर लौटे, लेकिन एक बार फिर उनके ड्रग्स लेने की पुष्टि हो गई और उन्हें वापस भेज दिया गया और इसी के साथ उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर समाप्त हो गया ड्रग्स की वजह से। 1997 में उन्होंने एक बार फिर ड्रग टेस्ट में वो फेल हो गए और फेल होने पर अपने रिटायरमेंट की घोषणा उन्हें करनी पड़ी। तब वो 37 साल के थे। 37 साल की उम्र में उन्होंने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया था, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल, और इसका कारण भी यही बना क्योंकि फिर से वो ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। यानी एक चीज आप यहां नोट करके रख लीजिए कि ड्रग्स की वजह से इतने शानदार खिलाड़ी का इतना शानदार करियर बीच में ही समाप्त हो गया। मैराडोना का फुटबॉल करियर 21 साल का था, लेकिन सिर्फ 14 वर्ष तक ही उन्होंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। 21 में से 14 साल, और फिर धीरे धीरे वो पहले नशे की गिरफ्त में आए और फिर बीमारियों ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुल मिलाकर डिएगो मैराडोना 2 तरह का जीवन जी रहे थे। जब वो गलतियां करते थे, नशा करते थे, जेल जाते थे, जरूरत से ज्यादा शराब पीते थे, तो वो डिएगो बन जाते थे। लेकिन जब फुटबॉल के मैदान पर उनकी मैराडोना वाली छवि लौट आती थी, यानी फुटबॉल के मैदान पर मैराडोना बन जाते थे और बाहर जब जाते थे किसी क्लब में या किसी बार में, तब वो डिएगो बन जाते थे। लेकिन ड्रग्स की लत ने धीरे धीरे मैराडोना को एक तरह से मार दिया और फिर उसके बाद मैराडोना नहीं बचा था, बल्कि सिर्फ डिएगो बचा। लेकिन डिएगो और मैराडोना में क्या फर्क था, इसे समझने के लिए आज आपको उनकी शुरुआत के बारे में जरूर जानना चाहिए। मैराडोना के पिता एक फैक्ट्री में मजदूर थे और उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। वो और उनका परिवार एक स्लम में रहा करते थे। मैराडोना के 8 भाई बहन थे और इसलिए उनका परिवार अपनी जरूरतें भी पूरा करने में सक्षम नहीं था, बहुत गरीब परिवार था। मैराडोना जब सिर्फ 3 साल के थे तो उन्हें गिफ्ट में एक फुटबॉल मिली। वो फुटबॉल के प्यार में पड़ गए और बस यहीं से उनका महान खिलाड़ी बनने का सफर शुरू हो गया। मैराडोना जब सिर्फ 8 साल के थे तो वो एक स्थानीय क्लब के लिए ट्रायल देने के लिए गए। वहां मौजूद कोच फुटबॉल खेलने की उनकी क्षमता देखकर हैरान रह गया और उस कोच ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि यह बच्चा 8 साल का है।
मैराडोना का खेल देखकर ऐसा लगता था कि उनका जन्म ही फुटबॉल खेलने के लिए हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी उनमें कुछ कमियां रह गई थी। मैराडोना के दो ही सपने थे, एक अपने देश अर्जेंटीना के लिए खेलना और दूसरा अपने देश को वर्ल्ड कप जिताना। और सिर्फ 25 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने ये दोनों सपने पूरे कर लिए थे। तो एक बात खास यहां पर यह है कि जब आपके सपने आपके जीवन में बहुत जल्द पूरे हो जाते हैं, बहुत कम उम्र में आपके सपने पूरे हो जाते हैं, तो कई बार उसके बाद आप गलतियां करने लगते हैं, क्योंकि सपने पूरे हो चुके होते हैं। उसके बाद क्या होगा? वर्ष 1991 में उन पर पहली बार ड्रग्स लेने के आरोप लगे और उन पर 15 महीनों का प्रतिबंध लगा दिया गया। इस दौरान उन पर आपराधिक संगठनों से संबंध रखने के लिए भी आरोप लगे और इटली में उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। वर्ष 1994 के वर्ल्ड कप से पहले मैराडोना ने एक बार फिर से ड्रग्स ली और इस बार वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, वर्ल्ड कप से बाहर कर दिए गए। इसके बावजूद वो अपनी ड्रग्स की लत छोड़ नहीं पाए और फिर वर्ष 1997 में तीसरी बार ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाने के बाद उन्होंने फुटबॉल से ही संन्यास ले लिया। लेकिन शराब और नशे की आदत ने उनका साथ नहीं छोड़ा और लोग ये कहने लगे कि वो स्लो मोशन सुइसाइड कर रहे हैं, यानी धीरे धीरे आत्महत्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ये समझ लीजिए कि वो नहीं, मृत्यु धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, या ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। रिटायरमेंट के बाद मैराडोना और ज्यादा अस्वस्थ हो गए। वो जरूरत से ज्यादा शराब पीते थे और उनका वजन एक समय में बढ़कर 128 किलोग्राम तक पहुंच गया था। 128 किलोग्राम। मैराडोना ने वर्ष 2000 से 2005 के बीच क्यूबा की राजधानी हवाना में अपने नशे की लत का इलाज भी कराया था। इस दौरान वो क्यूबा के तत्कालीन राष्ट्रपति फिडेल कैस्ट्रो के दोस्त बन गए और उन्होंने अपनी एक टांग पर कैस्ट्रो के जीवन वाला टैटू भी बनवा लिया था। लेकिन ये इलाज भी उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाया। तो कैस्ट्रो के वो बहुत अच्छे दोस्त थे, ये तस्वीर आपको बताती है, और उन्होंने उसके कैस्ट्रो के नाम का भी एक टैटू बनवाया था। इतनी अच्छी दोस्ती थी इन दोनों की। मैराडोना ने 1984 में अपने बचपन की दोस्त क्लॉडिया से शादी की थी। यह विवाह 2004 तक चला और फिर दोनों ने तलाक ले लिया। मैराडोना और क्लॉडिया की 2 बेटियां थीं, लेकिन इसके अलावा भी उनके कई महिलाओं से संबंध रहे, जिनसे उनकी कई संतानें हुई, और इनमें से कुछ को तो उन्होंने अपनी संतान माना, लेकिन कईयों को नहीं माना। और कहा जाता है कि मैराडोना 10 से 11 बच्चों के पिता बने थे। इसलिए कुछ लोग मजाक में यह भी कहते थे कि उन्होंने खुद की अपनी ही एक फुटबॉल टीम बना ली है। लेकिन जब मैराडोना की मृत्यु आई तो उनके पास सिर्फ उनकी बेटियां मौजूद थीं। यानी जिस महान खिलाड़ी के साथ कभी करोड़ों फैंस दिन रात खड़े रहते थे, उनके एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, जिसके पास जीवन की सारी सुख सुविधाएं थी, पैसा था, नाम था, शोहरत थी, उसका अंतिम समय आने पर यह सब चीजें उससे बहुत दूर जा चुकी थीं और सिर्फ उनकी बेटियां ही आखिरी समय में उनके साथ मौजूद थी। डिएगो मैराडोना भारतीय फुटबॉल से भी काफी प्रभावित थे और वर्ष 2008 में पहली बार वो कोलकाता भी आए थे और उनके इंतजार में कोलकाता के फुटबॉल फैंस पूरी रात एयरपोर्ट के बाहर इंतजार करते रहे। जब मैराडोना एयरपोर्ट से बाहर निकले तब फैंस की दीवानगी देखकर वो हैरान रह गए थे। उस समय मैराडोना ने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि भारत में मेरे चाहने वाले इतनी बड़ी संख्या में हैं। ये उसी जमाने की 2008 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो कोलकाता में आए थे। मैराडोना ने अपने इस कोलकाता दौरे के समय पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बासु से भी मुलाकात की थी और कोलकाता से वापस जाते समय मैराडोना ने वादा किया था कि वो दोबारा कोलकाता जरूर आएंगे। अपने वादे के मुताबिक वर्ष 2017 में, यानी आज से लगभग 3 साल पहले, मैराडोना एक बार फिर कोलकाता आए, लेकिन ये उनकी प्राइवेट विजिट थी। कोलकाता में मैराडोना का एक स्टैचू भी है, उनकी एक प्रतिमा है और इस प्रतिमा में वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिए हुए खड़े हैं। मैराडोना ने दुनिया को यह सिखाया कि अगर आपके सपने बड़े हों और आप उसके लिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो गरीबी आपके आड़े नहीं आती। दुनिया में मेसी, रोनाल्डो और पेले जैसे महान खिलाड़ी भी हुए हैं। इन सभी खिलाड़ियों की टीमों में और भी अच्छे और शानदार खिलाड़ी थे, लेकिन 1986 में जब मैराडोना ने अपने देश को वर्ल्ड कप दिलाया तब उनकी टीम में एक भी
विश्व स्तर का अच्छा खिलाड़ी नहीं था। अर्जेंटीना की टीम एक भी मैच जीतने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन मैराडोना ने अकेले अपने दम पर अपने देश को वर्ल्ड कप जिता दिया था। इटली के कमजोर क्लब नेपोली को भी मैराडोना ने अपने खेल के बूते शिखर तक पहुंचा दिया था। वो एक शानदार टीम मैन थे और उनके लिए अपनी टीम की जीत से महत्वपूर्ण कुछ और नहीं था। शायद इसीलिए फुटबॉल के दूसरे सबसे महान खिलाड़ी पेले ने मैराडोना को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि एक दिन दोनों खिलाड़ी स्वर्ग में जरूर फुटबॉल खेलेंगे। 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ किए गए हैंड ऑफ गॉड गोल और गोल ऑफ द सेंचुरी 4 मिनट के अंतराल पर किए गए थे। एक गोल में धोखेबाजी दिखती थी तो दूसरे गोल में विशुद्ध शानदार खेल का प्रदर्शन दिखता था। ये गोल्स करके मैराडोना ने सिखाया कि अपनी छवि आप किसी भी क्षण बेहतर कर सकते हैं और आप अपने दोनों रूप के साथ भी खेल सकते हैं। मैराडोना दोस्तों के दोस्त थे और उन्होंने अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनकी मित्रता वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज और वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मदुरो से भी थी और वो क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कैस्ट्रो के भी बहुत गहरे दोस्त थे। दुनिया इन नेताओं के विरोध में रही है, आप भी जानते हैं, लेकिन मैराडोना आखिरी दम तक इन नेताओं का समर्थन करते रहे और कभी भी इनके खिलाफ मैराडोना ने कुछ नहीं कहा, बावजूद इसके कि ये सारे नेता ऐसे हैं जो हमेशा विवादों में बने रहे हैं। मैराडोना में कुछ कमियां भी थी। सबसे बड़ी कमी यह थी कि वो अपनी सफलता को संभाल नहीं पाए। वो अर्जेंटीना के सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी थे और वो अपने क्लब नेपोली के लिए भी किसी भगवान से कम नहीं थे, लेकिन नशे और जरूरत से ज्यादा पार्टी करने की लत उन्हें लग चुकी थी और उन्होंने कई अपराधियों को भी अपना दोस्त बना लिया था और उनकी इन्हीं आदतों ने उन्हें गर्त में पहुंचा दिया। जब वो शानदार खिलाड़ी हुआ करते थे तभी उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना छोड़ दिया था, जो एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। एक खिलाड़ी के लिए अनुशासन और स्वास्थ्य दोनों बहुत जरूरी हैं और ये दोनों ही उन्होंने छोड़ दिए थे। वो जरूरत से ज्यादा शराब पीने लगे थे और उनका वजन बेतहाशा बढ़ने लगा था। एक खिलाड़ी होने के बावजूद अपनी फिटनेस पर ध्यान न देना उनकी बहुत बड़ी कमी थी और ये आज के युवाओं को, खासतौर पर खिलाड़ियों को जरूर सीखना चाहिए। उनकी तीसरी कमी यह थी कि वो नियमों का उल्लंघन करने के लिए बदनाम थे। इटली के क्लब के लिए खेलते हुए उन्होंने कभी टैक्स का भुगतान नहीं किया। इतनी दौलत होने के बावजूद वो टैक्स देने से हमेशा बचते रहे। इटली की सरकार का उन पर 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आज भी बकाया है और उनकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि वो अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं थे। उनके बहुत सारे लोगों से संबंध थे, उनकी कई संतानें हुई, लेकिन वो खुद को इनका पिता मानने से इनकार करते रहे। यानी फुटबॉल के मैदान पर ईमानदारी से अपनी टीम को जिताने वाला खिलाड़ी फुटबॉल के मैदान के जब बाहर आता था, असल जिंदगी में वो रिश्तों के प्रति काफी हद तक बेईमान बना रहा। ये मैराडोना के दो रूप थे। इसलिए आज हमने देश भर के युवाओं के लिए यह विश्लेषण किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैराडोना, आप फुटबॉल देखते हो या ना देखते हो, फुटबॉल में आपकी कितनी रुचि है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आप सब ने मैराडोना का नाम सुना जरूर होगा। और आज का दिन मैराडोना के फैंस के लिए बहुत बुरा दिन है। वो बहुत निराश होंगे। हम आपकी निराशा बढ़ाना नहीं चाहते। हम बार बार ये बात तो कहते हैं कि मैराडोना महान खिलाड़ी थे, फुटबॉल के भगवान थे, लेकिन वो ऐसे भगवान थे जिन्होंने एक ही जीवन में यहीं इसी दुनिया में रहते रहते स्वर्ग भी देख लिया और नर्क भी देख लिया और 60 साल की उम्र में वो चले भी गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि मैराडोना के जीवन से आप क्या सीख सकते हैं। आपको उनकी जो बेहतरीन, जो उनकी अच्छाइयाँ थीं वो आपको सीखनी चाहिए, जो उन्हें स्पेशल बनाती थी, जो उन्हें अलग बनाती थी, और आगे चलकर कैसे वो अपने इस शानदार स्टारडम को संभाल नहीं पाए, ये उनकी कमजोरियां थीं। इसलिए आपको उनकी कमजोरियों से भी सीखना चाहिए कि जीवन में आगे चलकर जब आपको सफलता मिले तो आपको क्या नहीं करना है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.